So hey students, welcome to another video. Today we'll study about chemical equations, their types and more about these chapters which is there in your 10th syllabus. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, आपके प्रीवियस क्लासेस में भी वो हो चुकी होंगी, तो एक क्विक ग्लिम्स उस पर लेके आगे हम लोग चैप्टर में कॉन्सीव करते हैं। तो पहला एक आपको चीज पता होनी चाहिए विच इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चैप्टर से रिलेटेड सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और पूरे बकायदा फुल फ्लेजेड जो भी थिंग्स बोर्ड में यूजुअली पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछे जाते हैं, उसका एक क्विक रिवीजन भी आपको करना हो तो नोट से रेफर कर सकते हो। बट मेरी एडवाइस लास्ट में ये रहेगी कि आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, देखो और खुद के नोट्स बनाओ, दैट इज मच बेटर। आप अपने नोट्स खुद से समझ पाओगे, अपनी हैंडराइटिंग में किसी पीटी कैसे भी लिखोगे ना वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज पे बात करते हैं। फिजिकल चेंज आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ऐसा चेंज जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करे सब्सटेंस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज स्टेट ले लो, स्टेट मींस सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी है। प्रेशर को चेंज करे, इनिशियल कुछ प्रेशर है उसमें चेंजेस आ जाए। अच्छा चलो, इनको ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके इसका एक्सप्लेनेशन करा जाए थोड़ा सा। तो ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा स्टेट चेंज की अगर बात करें, ठीक है, और एक और पॉइंट नोट कर लो पहले कि ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल एंड इसमें कोई नो न्यू सब्सटेंस, एक कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि मान लो आपने एग्जांपल लेते हैं वाटर लिया, ठीक है, वाटर को एकदम ठंडा कर दिया, ठंडा करके आइस फॉर्म हो गया, दैट इज इन योर सॉलिड स्टेट। तो आइस को जैसे ही तुमने क्या करा, हीट करा तब एनर्जी प्रोवाइड करी, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सो दे विल फॉर्म लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड बना, यू विल गेट लिक्विड वाटर जो कि नॉर्मल रूम टेंपरेचर पे अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे तुमने देखो स्टेट चेंज कर दिया सॉलिड से लिक्विड, बट जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O थे, वो तो लिक्विड में भी वही थे, वो तो आइस में भी वही थे। अब तुमने और उसको हीट करा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स थे उसके और दूर दूर जाने की कोशिश करी, एनर्जी बढ़ी, ठीक है, 9th में पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ने से क्या होता है कि ये वेपर में बन जाते हैं, दैट इज वाटर वेपर। सो बेसिकली वाटर वेपर भी क्या है, H2O ही है। आपने कोई मॉलिक्यूल नया फॉर्म तो नहीं करा, कोई नया एलिमेंट तो फॉर्म नहीं करा, कोई नया कंपाउंड तो फॉर्म नहीं करा। तो बेसिकली दैट इज रेफर्ड टू एज फिजिकल चेंज। आपने हीट प्रोवाइड करके सॉलिड से लिक्विड बनाया, लिक्विड से गैस बनाया, रिवर्स करोगे तो यू कैन अगेन गेट वेपर से कूल डाउन करो, प्रेशर इंक्रीज करो, प्रेशर इंक्रीज करके पास लाओ उनको, कूल डाउन करो, दे विल फॉर्म लिक्विड, ठीक है, और प्रेशर और लगाओ, ठीक है, और उसको कूल डाउन करो तो यू विल फॉर्म सॉलिड। देखो प्रेशर और टेम्परेचर का हम लोगों ने चेंज करके एक स्टेट किसी की चेंज कर दी एंड दैट इज रिवर्सिबल आल्सो, देयरफॉर इट इज नोन एज फिजिकल चेंज। आप वेपोराइजेशन ऑफ वाटर ले सकते हो, आप सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर ले सकते हो, आप लिक्विफिकेशन ऑफ आइस ले सकते हो, सॉरी लिक्विफिकेशन ऑफ वाटर वेपर ले सकते हो। तो ये सारे चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंज। आपने हॉर्न बजाया, हॉर्न बजा, फिर रिवर्स होके जो बेल की रिंग थी अंदर एक स्प्रिंग से अटैच होती है, ठीक है, जैसे ही आपने हॉर्न प्रेस करा, साइकिल वाली जो घंटी नहीं आती, टिन 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 पहले बोलती थी, तो वो टिन से आपने करा तो जो स्प्रिंग थी वो खिंच के टिंग से आवाज और वो फिर रिकॉल होके वही पोजीशन में आ गई, एंड दैट इज अ फिजिकल चेंज, रिवर्स हो गया सिनेरियो, फिर वही हो गया, ठीक। तो ये तो रहा बेटा आप लोगों का फिजिकल चेंज। एंड देन टॉकिंग अबाउट केमिकल चेंज, केमिकल जैसी बात आती है ना तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज से डील कर रहे हैं। कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज आ रहा है सब्सटेंस के, दैट इज रेफर्ड टू एज केमिकल चेंज। और यहाँ पे बेटा न्यू सब्सटेंस बनते हैं, ये जान लो, न्यू सब्सटेंस बनते हैं एंड दिस इज नॉन रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे खिचड़ी बनती होगी आपको देखा, तो खिचड़ी में क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी हीट प्रोवाइड कर रहे थे, फिजिकल में भी हीट प्रोवाइड कर रहे थे, बट कोई नया चीज नहीं बनी थी। लेकिन हम लोगों ने क्या लिया, दाल लिया, चावल लिया, अलग अलग सेपरेट कुक करते कुछ और बनता, ठीक है, वो भी रिवर्सिबल नहीं होता, केमिकल चेंज। अब यहाँ पे क्या करा, हमने दोनों को मिला के खिचड़ी बना, जब खिचड़ी बनाई तो एक नया सब्सटेंस खिचड़ी हमें ऑब्टेन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री के रिलेटेड ये एग्जाम्पल काम नहीं करेगा, ये रिलेटेड काम करेगा आपके लॉजिक पर्सपेक्टिव से कि आपका लॉजिक कितना क्लियर हो रहा है, ठीक है, लेकिन बस वहाँ पे खिचड़ी लिख के बताया ना एग्जाम।
तो खिचड़ी क्या है कि एक केमिकल चेंज हुआ, एक नई चीज तुम्हें मिल गई, दाल और चावल को मिला, खिचड़ी मिली, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली होता क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ खिलवाड़ हुआ। यू हैव फॉर्म्ड अ न्यू सब्सटेंस एंड यू हैव चेंज्ड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस सब्सटेंस, सिंपल सी बात। अच्छा, इसका क्या एग्जांपल, सो इसके एक एग्जांपल की बात करते हैं। सो केमिकल चेंज का जो सबसे अच्छा एग्जांपल जो मुझे लगता है वो तुम्हारा है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। कार्बन एक नॉर्मल सब्सटेंस था, ऑक्सीजन एक नॉर्मल गैस थी, दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ये नया सब्सटेंस बन गया, रिवर्सिबल भी नहीं है रिएक्शन, ठीक। तो ये तुम्हारा एक केमिकल चेंज था। केमिकल चेंज के लिए यू कैन राइट मेनी ऑफ द एग्जांपल्स, जो कि आपका इक्वेशन लिख के आ जाओ। देखो मोस्ट प्रेफर्ड वे, एक टीचर अगर चेक कर रहा है कॉपी तो मोस्ट प्रेफर वो करेगा कि अगर साइंस की कॉपी चेक कर रहा है, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री पोर्शन, ही और शी विल सी द रिएक्शंस। रिएक्शंस अगर दिए हैं तो बच्चे के पास नॉलेज है, बच्चे को पता है केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है। तो केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन का एग्जांपल आप ये ले सकते हो, एक और अच्छा रिएक्शन ले सकते हो जो पहले भी तुम लोगों ने पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस वाला, CO2 + H2, और ये आपको लर्न होना चाहिए, 6CO2 6H2, सॉरी 12H2, क्या बनता है, क्लोरोफिल सनलाइट, ठीक है, C6H12O6, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये भूलना मत, 6CO2, ठीक है, प्लस क्या हो गया। तो ये रिएक्शन बैलेंसिंग के साथ याद होना चाहिए। बैलेंसिंग पे भी बात करते हैं, जिनको नहीं पता बैलेंसिंग क्या होती है, फिर वो बेसिक से सोच रहे हैं सब पढ़ने के लिए, तो उनके लिए वो भी चीज़ अच्छी रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग का मेन बेसिक फंडामेंटल आता है केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट एक सिंबॉलिक, ठीक है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो चेंज हो रहा है उसकी, सिंपल सी बात। या फिर वर्ड में रिप्रेजेंट कर दो उसको, वर्ड लिख के रिप्रेजेंट कर दो, जैसे हम लोग C+O2 करेंगे, CO2 बनाए थे, तो सिंपल इसको वर्ड में लिख दो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। बट लेकिन ये दिक्कत है कि अगर तुम्हारे बड़े बड़े रिएक्शन आ जाते हैं तो हर जगह तुम वर्ड्स लिखोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री से डील कर रहे हैं इसलिए लेंथी नहीं करना, साइंस, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हम लोग ने हर चीज़ के लिए एक सिंबल क्रिएट कर दिया है। प्रीवियस क्लासेस में जब केमिस्ट्री नई नई इंट्रोड्यूस हुई होगी तो आप लोगों को सिंबल्स के बारे में एक्सप्लेन करा गया होगा, व्हाट आर सिंबल्स, व्हाट आर द यूजुअल मीनिंग ऑफ सिंबल। तो ये सिंबल्स जो है बेसिकली यूज होते हैं इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो चेंज है उसके लिए। नोट्स आप रेफर कर सकते हो, आपके उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाए। तो केमिकल इक्वेशन के लिए अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट यू राइट, अ सिंबॉलिक और वर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चेंज, ऑफ अ केमिकल चेंज। अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल देना है C+O2 CO2, सिंपल, ठीक है। और ये सब चीज़ों के लिए सिंपल एग्जाम्पल लिखो, ज़्यादा बेटर है तुम्हारे लिए भी प्लस टीचर के लिए भी। टीचर को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जब खुश रहेगा टीचर तो नंबर भी दे देता है, ठीक है। आगे बढ़ते। तो ये तो रहा आपका केमिकल इक्वेशंस के बारे में क्या होते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जान लो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड। बात करते हैं बैलेंसिंग का मतलब क्या है। तराजू तोलते हो ना, ठीक है, तराजू पे क्या होता है, जो फिजिकल बैलेंस होता है, ऐसे रहता है ना फिजिकल बैलेंस, सब्जी वाला लेके जाता है। तो ये फिजिकल बैलेंस पे क्या होता है बेटा, एक तरफ वेट्स रखते हैं और दूसरी तरफ सामान रखते हैं, बराबर नाप देता है, बराबर वेट से नाप देता है। तो यहाँ पे भी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे टुवर्ड्स द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मीनिंग एक एग्जांपल, एक नया एग्जांपल इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, H2 + O2, H2 लगा दो बैलेंस, ठीक है। रिएक्टेंट बेसिकली बेटा वो चीज़ है जो मिल रही है, जो रिएक्ट कर रही है, एंड प्रोडक्ट इज दैट थिंग दैट वी आर गेटिंग आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। कोई भी कैटलिस्ट हो, कैटलिस्ट क्या होता है, कोई केमिकल इक्वेशन को स्पीड अप कर दो। मतलब अगर मान लो जैसे कभी होता है ना घर में कि पापा डांट रहे हैं
उसके पापा को गुस्सा तो वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन पापा कभी डांटने आए तो मम्मी क्या करती है, मम्मी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे डांट खाने में। मम्मी क्या करेंगी, पापा को उकसा देंगी, पापा को कहेंगी और डांटो, इसने ये भी करा था, पापा और भड़क गए। मम्मी अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करी, लेकिन पापा को इतना भड़का देंगे, पापा और भड़क के उधर 2-4 लाफा भी लगा दी। तो यहाँ पे भी बेसिकली कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस, यूजुअली यहाँ पे लिखते हैं एरो के ऊपर, जो स्पीड कर देते हैं इक्वेशन, मतलब रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं एंड पार्टिसिपेट खुद नहीं करते रिएक्शन। ठीक, कैटलिस्ट का भी डेफिनेशन क्लियर रखो, बट आगे यूज होगा इसका। ठीक, सो कैटलिस्ट यूजुअली हम लोग एरो के ऊपर लिखते हैं क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं है। कभी आपको यहाँ लिखा हुआ मिल गया तो घबराइएगा मत, मीनिंग वही है कि वहाँ लिखना चाह रहा था, एक्चुअल वे में एरो के ऊपर ही लिखा जाता है, यहाँ नहीं लिख सकते। ठीक है, आपके कोई वो एग्जाम्पलर में से अरिहंत वाले में दिया था, कभी कभार यहाँ पे लिख के दे देता है, दैट्स रॉन्ग। चलिए, सो बेसिकली रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया। अब बैलेंसिंग की बात करते हैं। आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मास पहले भी, ठीक है, एक मतलब एक थ्योरम निकाला गया कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। आज मान लो ये मेरे ईयरफोन का केस है, इसको हम क्या करेंगे, एक मास है, इसको हम जला देंगे, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, हो सकता है जो कार्बन फाइबर इसका बच जाए उसमें आ जाए, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकता इस दुनिया से। ये एनर्जी की फॉर्म में क्रिएट हो गया, जलाएंगे तो उसमें से आग निकल रही है, लाइट निकल रही है, हीट निकल रही है, तो ये बेसिकली एनर्जी के फॉर्म में क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकता, गायब नहीं कर सकते, जादू नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, अगर कंजर्वेशन ऑफ मास है, मतलब यहाँ पे अगर हमने 2 हाइड्रोजन या फिर 3 हाइड्रोजन या फिर 4 हाइड्रोजन अगर यूज करी, तो यहाँ पे भी 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ही मिलने चाहिए, उससे ज्यादा ऊपर तो मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करके रखते हैं, ताकि हमें ये जो शोकेस होता रहे कि वी आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, सिंपल। जैसे एक एग्जांपल ले लो, अगर तुमने मान लो मोमोज की शॉप पे गए, तुमने 10 मोमोज लाए, तो घर पे 10 ही ना मोमोज आएंगे। अगर तुम चुराए नहीं होगे रास्ते में मोमो आएंगे, तो घर में तो 10 ही मोमो आएंगे। तो घर में जब 10 मोमो आए तो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, जितने के पैसे थे, जितने मोमोज तो उतने मोमोज आएगा। ठीक, सिंपल। तो बैलेंसिंग यूजुअली इंपॉर्टेंट होती है केमिकल इक्वेशन की, ताकि आपका जो रिएक्शन है वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। अनबैलेंस्ड सिंपल है, जिनकी जो बैलेंस नहीं हो, जिनके एटम्स आगे पीछे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बराबर हो। जैसे एग्जांपल लेके एक बैलेंस वाला तुम्हें बता देते हैं, सिंपल सा एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले रहे हैं, तुम लोग को और क्लियर हो जाएगी चीज़। जैसे तुम्हारा ये होगा 6U2 + 12H2, ये तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सनलाइट जैसे लिखते हैं, क्लोरोफिल लिखते हैं, ठीक है, ये सब के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए एरो के ऊपर इंडिकेट करते हैं। H12O6 + 6O2 ये होता है। देखो यहाँ पे कार्बन के कितने आइटम है, 6 आइटम है कार्बन के, कार्बन रिएक्टेंट साइड पे जो रिएक्ट कर रहे हैं उनके साइड। यहाँ पे देखो कार्बन के कितने, 6। ओके, ऑक्सीजन के देखो यहाँ पे 2 है और ये 2 का 6 हो जा रहा है, मतलब वो 2 ऑक्सीजन जो एक पेयर में बैठे हुए हैं उनके 6 और ले रहे हैं, 6 और पेयर्स ले रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 12 यहाँ, और देखो यहाँ पे एक बैठा था बेचारा और इसको 12 आगे लगा दिया, तो 12 + 12 24 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के एटम की बात होगी, ऑक्सीजन गैस की नहीं बात होगी। यहाँ पे देखो 6 यहाँ पे और 6 6 12 यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हुआ है, 12 12 6 18 ऑक्सीजन आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 24 12, सॉरी यहाँ पे 6 ही आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 ही आएगा, यहाँ पे 6 इसलिए आएगा। अब देखो हाइड्रोजन भी बराबर हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन के हुए और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन के हुए, तो इट मींस वी हैव 18 ऑफ ऑक्सीजन। एंड यहाँ पे भी देखो 6 ये हैं और 6 तुम्हारे 6 6 12 और 6 18 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गए। और यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन एक साथ बैठे थे, 2 के 6 ले लिए, मतलब 6 पेयर्स ले लिए, तो बेसिकली 12 हाइड्रोजन हो। यहाँ पे भी तुम्हारे 12 हाइड्रोजन। सो बेसिकली देख लो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जहाँ पे तुम्हारे इधर के एटम्स और इधर के एटम्स बराबर है। ठीक है, आगे
अब चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो गया इस पॉइंट ऑफ टाइम से। So there are 5 types of reaction. 5 types of reaction होते हैं। पहला आपका रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों? जैसा नाम है वैसा काम। ठीक है, बेसिकली साइंस में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में बेटा, अगर यू आर रिलेटिंग इट विद नेम्स, यू आर रिलेटिंग द मीनिंग विद नेम्स, इट विल बी लास्ट लॉन्गर इन योर माइंड। इट विल लास्ट लॉन्गर इन योर माइंड। चलो, कॉम्बिनेशन जैसे बात हो गई, कोई चीज कंबाइन कर। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? A reaction involving two or more reactant but only one product. डेफिनेशंस के लिए आप अपनी बुक रेफर कर सकते हैं। अगर आपको बुक में डेफिनेशन नहीं समझ में, आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। नोट्स में आपको क्लियर कट डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो बट एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हो। और सिंपल सा दो एग्जांपल अगर आपको देना हो तो आप क्या दोगे? एक ये दे दो, दो रिएक्टेंट मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, सिंपल। ठीक है, एक तुम ये दे दो, एग्जाम्पल यूजुअली लाइट रिमेंबर करा करिए कि आपको एक्सप्लेनेशन में दिक्कत ना हो, और ऐसे एग्जाम्पल रिमेंबर करा करिए जो आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिकॉज आपको क्लियर रहेंगे वो चीज़। ठीक है, अगर आपको ये रिएक्शन, आप 20 रिएक्शन याद करोगे, वहाँ पे जाके आपको 10 भी नहीं याद रहते तो क्या फायदा? 10 रिएक्शन याद करो कि 10 मल्टीपल टाइम्स यूज कर सको। ठीक, एग्जाम्पल देते समय तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। तो देखो, ऑक्सीजन मिले, हाइड्रोजन मिले, यू आर गेटिंग वाटर। ठीक, तो combination reaction in which two or more reactant involved to get a single product। यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा। ठीक है, सिंपल। ये तो रहा आपका फर्स्ट टाइप जो कि बहुत इजी था। सेकंड टाइप आता है, और ये सेकंड टाइप is that kind of reaction where you will get the maximum questions in your board examination। एक यहाँ है और एक आखिरी वाला जो रिएक्शन बताएंगे वहाँ से। यूजुअली रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, रीजनिंग भी यहीं से बनती है। ठीक है, तो अपने कान खोल के सुनिए अब क्या बोलने जा रहे हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसा कि आपको नाम लग रहा है डीकम्पोजिशन, कोई चीज का डीकम्पोजिशन हो रहा है, खत्म हो रही है कोई चीज। कॉम्बिनेशन का उल्टा है, रिवर्स है। यहाँ पे क्या होगा? देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट बट मल्टीपल रिएक्टेंट। एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा बट एक सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी, देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट बट मल्टीपल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट ज्यादा होता है, उल्टा है, कॉम्बिनेशन का उल्टा है। मैं मिस्टेक लग रहा है, फ्लो चला गया। तो यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू सेवरल प्रोडक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये भी लिखो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। अब लॉजिकली सोचने की थोड़ी सी कोशिश करो। कोई मान लो सब्सटेंस तुम्हें दिया, मान लो ये ईयरफोन का केस, इसको अगर मल्टीपल थिंग्स में ब्रोक डाउन करना है ना, तो बेटा इसके ऊपर एनर्जी का एप्लीकेशन होना जरूरी है। इधर हम मैकेनिकल एनर्जी लगा के इसको तोड़े, या फिर इसको जलाएं, या फिर इसको कुछ भी करें, इसको बिजली गिरा दें इसको। ठीक, तो एनर्जी तो इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो व्हेनेवर यू आर डूइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक सिंगल चीज को मल्टीपल चीजों में ब्रेक कर रहे हो, तो यू विल नीड आइदर हीट, आइदर लाइट, आइदर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, एंड वी आर टेकिंग ऑल द 3 एग्जाम्पल्स फॉर हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यूजुअली बोर्ड आस्क्स यू क्वेश्चन दैट कि
mention all the three reaction or examples in which heat, light and electricity are involved in decomposition reaction. आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है। इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एक्चुअली में एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो दिया है, बट एनसीईआरटी ने उतना क्लियर कट एक्सप्लेनेशन उसके बारे में नहीं दिया है स्पेसिफिक। बच्चे जब बुक पढ़ने बैठते हैं तो दे थिंक दैट ये तो मेंशन ही नहीं, ये कहाँ, वो नेट पे ढूंढते हैं, नेट पे तो अवेलेबल हो जाता है, वो बात नहीं है। लेकिन आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो टीचर को समझाना जरूरी है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में बात करें। बेटा आपने ये भी रिएक्शन देखा था, H2 हम लोग फॉर्म कर रहे थे कॉम्बिनेशन में, इसका रिवर्स भी हो सकता है। मतलब इसको रिवर्स किया जा सकता है। कैसे रिवर्स किया जा सकता है? इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोलिसिस आपने पहले कभी नाम सुना हो? इलेक्ट्रोलिसिस इज नथिंग बट एक कंटेनर में जो H2 है उसको लिया जाता है, दो रॉड्स डाले जाते हैं, कंडक्टिंग रॉड्स आइदर मेड ऑफ ग्रेफाइट और एनी अदर मटेरियल, और इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है। तो ये कंटेनर लिया गया, उसमें पानी भरा गया एंड उसमें दो रॉड्स इंसर्ट करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो ये दोनों जो रॉड्स होते हैं इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिसीव होते हैं, मिल जाते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको मिल जाते हैं। सो दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये क्या, ये तो रिवर्स हो जा रहा है, ये तो केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ, ये तो फिजिकल चेंज हुआ। बेटा फिजिकल चेंज अंडर फिजिकल कंडीशन से रिवर्स होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिकल कंडीशन नहीं है। आप किसी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, किसी को तोड़ रहे हो किसी चीज़ में, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं ला रही है, ठीक है। तो बेसिकली अब बहुत लोग ये बोलेंगे अरे सर कैसे, ऐसे तो होता ही नहीं है, ये तो वाटर था लिक्विड हो गया। बेटा सब्सटेंस अलग हो गया, नो एक लॉस तो ये हो गया, सब्सटेंस से अलग हो जा रहा है, नया सब्सटेंस बन जा रहा है, केमिकल चेंज भी होगा, ठीक। दिस इज अ केमिकल चेंज। भले ही वो रिवर्स हो सकता है अंडर नॉट फिजिकल कंडीशंस बट अंडर केमिकल कंडीशंस ये रिवर्स किया गया। चलो ये तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में बात की। एक बात करते हैं हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसको लाइट हम कह रहे थे, सनलाइट के प्रेजेंस में बात करते हैं। AgCl सनलाइट में Ag प्लस Cl, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस करना जरूरी है। तो 2 Ag के यहाँ पे हो गए, 2 Cl के, 2 Ag के हो गए, Cl के 2। Cl2 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज इट इज अ गैस। यूजुअली गैस डायटोमिक होती है, मींस दो एटम्स एक साथ जुड़ के चलते हैं। Cl2 O2 N2 H2, हमेशा H2 N2 ये सब क्यों देख रहे हो? डायटोमिक होती है, दो एटम्स एक साथ लेके चलते हैं। वो क्यों दो एटम्स लेके एक साथ चलने, क्योंकि उनको स्टेबल होना है। पहले भी पढ़ा होगा, इसमें लेक्चर में यहाँ नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, और इसीलिए जब भी हम लोग सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन रखते हैं उसको हम लोग एक डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करते हैं। डार्क कलर्ड बॉटल्स में क्यों स्टोर करते हैं? बिकॉज whenever it will come in contact with sunlight it will convert into chlorine and silver। अब ये सोचो, अरे सर मान लो अब तुम लाते हो एक सिल्वर क्लोराइड का बॉटल, रख दिए सनलाइट में कहीं, और वो सनलाइट में बेसिकली जब रख दिया और ट्रांसपेरेंट बॉटल से खोले, क्लोरीन तुरंत ही ना, क्लोरीन कॉन्शियस मर गया इंसान। तो ये सब चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करेंगे। प्लस हमें जहाँ सिल्वर क्लोराइड की जरूरत है तो हम सिल्वर और क्लोरीन को अलग रखते हैं, इसीलिए इसको डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करके रखा। अच्छा, तीसरा आपका आता है हीट के प्रेजेंस में। तो हीट के प्रेजेंस में आप कौन सा रिएक्शन लिख सकते हैं? एक अच्छा रिएक्शन आता है आपका वो CaCO, CaO प्लस CO2 में टूट सकते हैं, और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आप देख सकते हैं। Ca कार्बन एक है, ये C और ये C में कंफ्यूज मत होना बेटा, ये Ca है, दिस इज फॉर कैल्शियम एंड दिस इज C अलोन, दिस इज फॉर कार्बन। तो कार्बन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है, O2 एक है, O यहाँ पे 3 है, और एक ये 3 एक 4 3, सॉरी 2 एक 3 हो गए यहाँ पे, 3 हो गए यहाँ पे। क्लियरली एक बार लिख देते हैं रिएक्शन ताकि आप नोट कर लें। CaCO3 CaO प्लस CO, ठीक। तो ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अच्छा, ये कहाँ यूज होता है? ये वाइट वॉशिंग में यूजुअली हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। जब CO2 कॉन्टैक्ट में आती है, वो तो बात की बात है, वाइट वॉशिंग एनसीईआरटी में भी रेफर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है जब हीट करते हैं। ये 3 रिएक्शन आप मेमोराइज करके रख लो, आपको एग्जाम में काम आ सकते हैं कहीं भी। ठीक है, हो सकता है अलग अलग करके पूछ ले, हो सकता है एक साथ पूछ ले, हो सकता है एमसीक्यू में दे दे, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए। ऐसा नहीं है कि दैट इन दिस लेक्चर एंड कवरिंग ऑल द रिएक्शंस, आपको रिएक्शंस रेफर करने पड़ेंगे बुक से। ये पॉसिबल नहीं है एक क्लास में सारे रिएक्शन आपको बता दीजिए, उसके लिए एक सेपरेट क्लास भी बनानी पड़ेगी। और रिएक्शन इतना एक ही तरह के ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैकेनिज्म समझ लीजिए कितने टाइप्स के हैं, उसके बाद तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। So moving on to the third type is displacement reaction. अब डिस्प्लेसमेंट जैसा कि नाम है वैसा काम, डिस्प्लेस कर देना किसी चीज को। अब इसमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा तुम लोग के एज के लिमिट के शायद उसमें भी हो। अब एंड्रयू टेट का तुम लोगों ने नाम सुना, प्लीज रेफर टू दैट सिग्मा मेल। तो एंड्रयू टेट कभी भी अगर जाएगा और मान लो तुम अपनी कोई फ्रेंड के साथ घूम रहे हो, तो वो तो तुम्हें डिस्प्ले से आराम से कर लेगा, बेसिक हो। ठीक, सिंपल सी बात। ज़्यादा फ्रेंड है मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरे रेफरेंस के लिए समझो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, जब एक कोई मोर रिएक्टिव मेटल है वो दूसरे रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करे। एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर डेफिनेशन में। जैसे मान लो Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस C। देखो Fe ने इट वाज मोर रिएक्टिव। सर आपको पता कैसे चला ये मोर रिएक्टिव है? बेटा एक रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग ने डिवाइस करके पहले से रख ली है। आप रिएक्टिविटी सीरीज इंटरनेट पर टाइप करो, आपको रिएक्टिविटी सीरीज मिल जाएगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में क्या है, हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रेंड में रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करके लगती है। ऊपर सबसे पहले पोटेशियम आता है, पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, मतलब उसको हवा से रिएक्शन करा दो, उसको पानी में डाल दो, फट जाएगा। बहुत हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होता है। नीचे की तरफ तुम्हारे सिल्वर, गोल्ड और ये सब सब्सटेंस आते हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए इनकी ज्वेलरी बनती है। क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है, खराब जल्दी होंगे नहीं, आप रख लो जितने दिन रखना रख लो, जल्दी खराब नहीं। ठीक है, तो बेसिकली Fe क्या है, वो Cu के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। मान लो Fe अगर कहीं है Cu इसके नीचे, तो मोर रिएक्टिव है Fe इससे, इसीलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया और इसके SO4 जो इसका फ्रेंड था उसके साथ वो अटैच होकर चला गया। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लोग उस पे आते हैं डेफिनेशन। सो द डेफिनेशन सेज दैट व्हेन अ मोर रिएक्टिव substance displaces DIS, PMS displaces a less reactive substance, और more reactive metal कर तो ज़्यादा बेटर होगा from its salt solution। solution का short form SOL, सुपरस्क्रिप्ट में L लिखते हैं। यहाँ सब्सटेंस की जगह मेटल लिखते हैं, more reactive metal and less reactive metal। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस कहोगे सर ऐसा क्यों, सर मेटल की रिएक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ इसीलिए। ठीक, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डाउन कर लीजिए इसको। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए क्यों हुई, रिएक्शन रिएक्टिविटी ज़्यादा थी दूसरे मेटल की इन कंपैरिजन टू मेटल जो अपना सॉल्ट सोल्यूशन बनाया होता है। सॉल्ट सोल्यूशन क्या होता है, कभी भी रिएक्शन कराते हो ना, सॉलिड फॉर्म में नहीं अच्छा फिजिबिलिटी होती है, हम लोग उसको सॉल्वेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आइदर उसको हीट करके लिक्विड बना दो, आइदर उसको पानी में डाल दो। ठीक है, उसको मोल्टेन बना के, मोल्टेन या फिर लिक्विड सॉल्वेंट फॉर्म में बना के रिएक्शन कराना रहता है, सोल्यूशन फॉर्म में बनाते हैं। सॉरी, तो सॉल्वेंट की हो जाएगा, कभी रेफरेंस ये देना नहीं, इसलिए समझ लो सोल्यूशन बनाते हैं उसका। अच्छा, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट ये बहुत इजी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट ही होगी, लेकिन चेंज ऑफ पार्टनर्स सिंपल। बहुत लोग हंस रहे हैं पता नहीं। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, Na2SO4 प्लस BaCl2।
तो NaCl बनेगा एंड ASO4 बनेगा। बेटा बैलेंस्ड रिएक्शन है, देख एक SO4 यहाँ पे है, एक SO4 देखो हम एक साथ अब ले ले रहे हैं क्योंकि हमें क्विक काम करना है, वरना एस एक करके देखेंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए जल्दी काम करते हैं। एक SO4 है, एक SO4 यहाँ पे भी है, Na एक है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 लगा दो, 2 Na हो गया, ठीक है। Ba एक है, Ba एक है, Cl 2 है, देखो यहाँ 2 लगाए तो Cl भी 2 हो गया। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो ये आपका एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसको मेमोराइज नहीं करने की जरूरत है। क्यों रिएक्शन हो रहा है, सेम वही फंडा, रिएक्टिविटी के कारण। एक ज्यादा रिएक्टिव है, हमारा Na ज्यादा रिएक्टिव है भी, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर दिया और उसका अपने में ले लिया, अपना उसको ले लिया, चेंज ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, इसका अब डेफिनेशन लिख दिया जाए। A reaction involving change of metal ions, exchange of metal ions due to difference in the reactivity। फर्दर अच्छा डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो नोट्स रेफर कर दो बाद में, ठीक। तो रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है एक्सचेंज ऑफ मेटल आयंस ड्यू टू डिफरेंस इन रिएक्टिविटी का डिफरेंस था। Na वाज मोर रिएक्टिव देन Ba, Na ऊपर था सीरीज में इसलिए ज्यादा रिएक्टिव था, सीरीज में नीचे जाओगे रिएक्टिविटी कम होती जाती है, तो Ba को डिस्प्लेस करके उसका पार्टनर लेंगे और उसको अपना लेंगे, ठीक। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ये आपके हाईली इजी 4 रिएक्शंस थे। इसके बाद वाला जो आएगा ना, वहां से क्रक्स बनता है क्वेश्चन का। क्रक्स मीन समझ रहे हो, मतलब अगर केमिकल इक्वेशन से अगर हमें क्वेश्चंस बनाने होंगे ना, हम वही उठाएंगे, वही पार्ट उठाएंगे, बाकी और कहीं से क्वेश्चन अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं। ये है रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली हमारा 11th और 12th, आई थिंक 11th या 12th में, 11th में हमारे केमिस्ट्री का एक पूरा पोर्शन ही रेडॉक्स रिएक्शन, एक पूरा चैप्टर है इसके बेस में। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है बेटा, देखो पहले 2 चीज समझ लो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले की क्लासेस में भी तुम्हें, पहले 8th 9th 7th में तुमने कभी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सुना होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, देखो इसमें क्या है कि बहुत हम लोग लो लेवल पे भी इसमें चल रहे हैं, बहुत हाई लेवल पे आप जाओगे तो और भी चीजें आती हैं, इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब तुम्हें अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता है तो एक काम करो, एक लोटा लो और पानी अपने मुंह पे डाल दो। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई एलिमेंट है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, रिमूवल है, उल्टा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, दैट इज रिडक्शन। ऐड हो गई ऑक्सीडेशन, नाम किसे याद रखो, इजीली याद हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज, अगर बाई द वे ऑक्सीजन नहीं दिख रही है रिएक्शन में, तब भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको एडिशन ऑफ इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपको दिखा दिया, आपको डिफरेंस भी दिखा दिया गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है दैट इज ऑक्सीडेशन, ऐड हो रही है रिडक्शन, सिंपल, ठीक है। अब इसको हम लोग एक इक्वेशन से समझते हैं, दैट इज मोर। पॉज कर लेना वीडियो को अगर आपको लिखना रहे तो, वरना वीडियो लंबी करने से कोई फायदा नहीं। चलिए, तो बेसिकली एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन में बेटा यहाँ पे तुम देख लो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन Cu के पास थी लेकिन अब नहीं है, तो दिस इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन उसको मिल गई, दिस इज ऑक्सीडेशन। इसके एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल दिमाग में बैठा के रखिएगा, और इसमें बेसिकली क्वेश्चन ऐसे टाइप के आते हैं कि बताइए कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ। यहाँ पे अगर देखोगे तो कह दोगे CuO जो हुआ वो ऑक्सीडाइज हुआ, H2 जो हुआ
वो रिड्यूस हुआ। और दिमाग में भर के याद कर लेना एक चीज, कभी भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा तो प्रोडक्ट के ऊपर दिमाग मत लगाइएगा, सिर्फ इसके ऊपर लगाइएगा, रिएक्टेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन पूछता है विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड एंड विच इज ऑक्सीडाइज्ड, तो आप क्या लिखेंगे CuO is reduced and H2 is oxidized. You will never refer the product, you will always refer the reactant side. ठीक है? अच्छा, बट एक चीज तुमने देखा, CuO ने H2 को क्या करा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोवाइड करी, तो बेसिकली अपना रिड्यूस हो गया और उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करा, therefore it is called oxidizing agent. खुद को रिड्यूस कर लिया और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लिया। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, डेफिनेशन आपको लिखनी है, आप लिख लो बोर्ड पे, थोड़ा सा स्पेस की इशू है, रुको। अच्छा आप लिख लो ज़्यादा। सो अ सब्सटेंस या फिर अ कंपाउंड व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। अ सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लिख लो, ये लिख लो नोट्स में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक हेडिंग डाल के छोटी सी लिख लो। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ऐसा एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे और अपना ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम्हारा H2, ये रिड्यूसिंग एजेंट। अ सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। A substance which reduces other substance and itself gets oxidized is called a reducing agent. अब क्वेश्चन यहाँ पे अगर पूछ लिया which is a reducing agent, which is oxidizing agent, you will simply have to write CuO is reducing agent and H2 is CuO is oxidizing agent and H2 is reducing agent. देखो CuO ने क्या करा, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करके H2O बना दिया, H2 ने क्या करा, इसको ऑक्सीजन छीन के H2O बन गया। ठीक है, उसको H2 ने रिड्यूस कर दिया और इसने H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, और हमेशा देखो दोनों क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऑक्सीडेशन पूछे, रिडक्शन पूछे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे, रिड्यूसिंग एजेंट पूछे, यू विल ऑलवेज रेफर द रिएक्टेंट साइड। आप इधर वाली साइड से ही आंसर उठाओगे, इधर वाली साइड के रेफरेंस में कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, आंसर में CuO आएगा या फिर H2O आएगा, CuO H2O नहीं आएंगे, ये चीज दिमाग में डाल के रखना। यूजुअली क्वेश्चंस में होता क्या, बच्चे उल्टा काम करके आ जाते हैं, नंबर कट जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो ये तो आपका था रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, सर आपने तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया। बेटा एक रिएक्शन में अगर एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा। ठीक है, दोनों साइमल्टेनियस जाते हैं। जैसे आप अगर पानी पियोगे तो आपकी प्यास बुझेगी, तो यहाँ पे देखिए अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली अगर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction, a reaction in which oxidation and reduction occurs is called a redox reaction. A reaction in which oxidation and reduction occurs is called a redox reaction. ठीक है, इसे यहाँ पर देखो, दोनों reduction and oxidation हो, that is called redox reaction. अच्छा, तो ये आपका था redox reaction के बारे में। इसी के साथ आपके सारे types of chemical equations कवर हो चुके हैं इस वीडियो के थ्रू। एक आखिरी जो टॉपिक है, डेजर्ट टॉपिक है। डेजर्ट बेसिकली नहीं खाने के बाद एक डेजर्ट सर्व करेंगे, तो रियल आई विल गिव यू अ डेजर्ट एंड इन डेजर्ट वी हैव ओरिजिन एंड रैंसिडिटी। ओरिजिन एंड रैंसिडिटी बेसिकली बेटा ओरिजिन क्या है, ओरिजिन मतलब ये कोई चीज खराब हो रही, कोरोड हो रही, ठीक। मान लो तुम्हारा रस्टिंग होती है, एक एग्जांपल है रस्टिंग। ओरिजिन अगर कभी भी आए रस्टिंग दोगे, इक्वेशन याद कर लेना बाबू। ठीक है, ये इक्वेशन है रस्ट का, ये रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो रस्ट यार। तो बेसिकली रस्टिंग के ओरिजिन है, किसका ओरिजिन है? आयरन का ओरिजिन है, इसीलिए वी कॉल रस्टिंग ऑफ आयरन एज ओरिजिन। ओरिजिन इज नथिंग बट
डिग्रेडेशन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी तरह डिग्रेड हो रहा है कोई सब्सटेंस, खराब हो रहा है। सिल्वर का एक एग्जांपल ले लो, सिल्वर में लोग टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं, TARNISHI, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर का खराब, बेसिकली सिल्वर की क्रॉकरीज में देखते हो ग्रीन कलर या फिर वैसा टाइप का काली टाइप की होने लगती है, हल्की हल्की हल्की, जो ब्लैक होती है दैट इज कॉल्ड टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। और बेसिकली ये होती क्यों है, ये तो हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण होती है। तो सर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मेरे घर में क्या कर रही है, सर बेसिकली आपके घर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आएगी क्योंकि एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं मिली हुई है। तो ये जब भी कॉन्टैक्ट में आती है तो Ag2S बनाता है, Ag2S plus H2। एक बार चेक कर लेते हैं। यही ठीक है, Ag2S उसको बैलेंस कर लो, बैलेंस करना 2 लगा दो और बैलेंस कर देखो 2 Ag 2 Ag 2 H2 2 H2, एक गैस एक गैस। सो बेसिकली टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, जैसे लोग रस्टिंग नाम दिए वैसे टार्निशिंग नाम दिए सिल्वर जब कोरोड हो। इसको कैसे रोक सकते हो बेटा, कोरोजन को कैसे रोक सकते हो, नोट कर लेंगे, यूजुअली क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, एग्जाम्पलर में एक टार्निशिंग पे दिया भी है शायद। सो कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, आइदर पेंट से, जो आर्टिकल है मान लीजिए आयरन का है, इसको पेंट कर दिए तो ये एक्चुअल में एयर का कांटेक्ट तोड़ गया, एक लेयर आके पेंट की इसके और उसके बीच में, तो पेंट से प्रिवेंट कर सकते हो। यू विल अप्लाई ऑयल और ग्रीस, उससे भी यही काम हो रहा है, ग्रीस लगाए ऑयल लगाए एक लेयर चढ़ा दिए तुम उसके ऊपर, कांटेक्ट एयर का तोड़ दिए। एयर का क्यों तोड़ रहे हो, क्योंकि एयर में ही सब रिएक्टिविटी की सब्सटेंस है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन मिलती है रिएक्शन के लिए, तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट वाटर का कांटेक्ट तोड़ दिए, ठीक। अच्छा ये हो गया। अब थर्ड थिंग तुम्हारी क्या आती है, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या है, बेसिकली कोटिंग एक सुपीरियर मेटल की इसके ऊपर चढ़ाती है, एक कोई सुपीरियर मेटल है उसकी कोटिंग इसके ऊपर चढ़ाती है जो लेस रिएक्टिविटी वाला था। जैसे मान लो सिल्वर, यूजुअली हम लोग गैल्वेनाइजिंग जिंक की करते हैं, जिंक की करते हैं, कैसे करते हैं, मान लो ये आयरन का आर्टिकल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग फर्दर क्लासेस में देखेंगे, वैसे तो पहले में वो चीज़ हटा दी है लेकिन थोड़ा सा ये मान लो दो आईसीसी में थी, सीबीएसई में नहीं, ठीक है। मान लो ये दो कैथोड है, एक में मान लो ये ईयरफोन का केस है, इसको लटका दिए, दूसरी तरफ वो जिंक का वो लटका दिए, जिंक का मतलब टुकड़ा कोई जिंक का, और इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी है, बैटरी बना रहे हैं, जैसे तो हमें बैटरी की सेल बनाने की, हमें बैटरी बनाने की सेल बना रहे हैं, बिकॉज क्योंकि ज़्यादा करंट चाहिए रहता है इसके लिए, सेल यूजुअली कम करंट प्रोवाइड करती है, बैटरी ज़्यादा प्रोवाइड करती है, चीज़ इसलिए 2-3 भी बनाए जाते हैं, फिजिक्स आगे आएगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, मतलब ये चीज़ बताई जाएगी। और यहाँ पे मान लो कोई कंडक्टिविटी वाला सब्सटेंस ले लो, इसमें सोडोमर, तो ये सिल्वर चढ़ के इसके ऊपर आके बैठ जाता है, डिपॉजिट, सॉरी जिंक चढ़ के इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। जिंक की कर सकते हो, सिल्वर की कर सकते हो, गोल्ड की कर सकते हो, जिसकी रेटिंग करानी करा लो, लेकिन लेस एक रिएक्टिविटी वाला मेटल होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होना चाहिए। तो गैल्वेनाइजिंग से तुम ऐसे बचा सकते हो, अंदर ठोस आयरन का सामान है, बाहर तुमने गोल्ड की रेटिंग लगाई होगी, है सबको गोल्ड है लेकिन अंदर है आयरन, तो ये तुम्हारा रहा ये। और कोरोजन से प्रिवेंट करना है तो एलोइंग भी कर सकते हो, एलोइंग भी एक मेथड है, एलोइंग भी एक मेथड है। एलोइंग में क्या है कि ऐसे सब्सटेंस को मिक्स कर दिए कि वो रस्ट लगेंगे, जैसे स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, आयरन में 0.5% कार्बन मिला देते हैं, वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, ये एलोइंग है। एक कोई ऐसा मेटल डाल दिए कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, जो बाहर निकला मेटल, ठीक। आयरन में 0.5% कार्बन डाल दो, स्टेनलेस स्टील बन गया, जो जंग ही नहीं लगेगा। तो एलोइंग भी एक मेथड है। ये रहा कोरेशन के बारे में। रैंसिडिटी बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कभी देखा होगा घर में भुजिया आई कोई कंपनी की, कोई भी आई, कोई कंपनी का ऐसे नाम नहीं देखा, तो बेसिकली वो भुजिया का पैकेट खुला रह गया या नमकीन का पैकेट खुला रह गया, ठीक है, बांके बिहारी का मान लो आया, किसी का भी आ गया, ठीक है, तो वो अगर भुजिया का पैकेट खुला रह गया, वो थोड़ी सी जो टेस्ट रहता है उसका बिगड़ जाता है, थोड़ा सा टेस्ट खराब हो जाता है। सीलने वाला बात नहीं करे बेटा,
सीलने वाला इट्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर में जो तुम्हारा वो वाटर वेपर प्रेजेंट है इसलिए, ठीक है। लेकिन उसमें टेस्ट खराब हो गया, टेस्ट थोड़ा सा खराब टाइप का लगने लगा, लोग कहते हैं बैठ गया है ये सामान, बैठ गया मतलब उसके पास वो नहीं है कि बैठ जाए, स्टूल लेके बैठा नहीं है, उसका टेस्ट जो है वो खराब हो गया। सो बेसिकली टेस्ट खराब क्यों होता है, क्योंकि जब भी तुम नमकीन या फिर ये सब चीज़ कंज्यूम करते हो उसमें फैट्स एंड ऑयल्स रहते हैं, छाना जाता है ना तेल में, या फिर तेल मिक्स करा जाता है जो उनका वो बनता है, नीडिंग करते हैं डो की, डो में डाला जाता है, डो मतलब जो उसको गूंथते हैं जिसको बाद में डाला जाता है तलने के लिए। तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ऑयल्स या फिर रिफाइंड ऑयल्स या फिर वेजिटेबल्स ऑयल ऐड करते हैं। रिफाइंड और वेजिटेबल ऑयल एक ही चीज़ है। तो वेजिटेबल ऑयल्स जो हम लोग ऐड करते हैं उसमें फैट्स होते हैं। ये फैट्स क्या होते हैं, यूजुअली फैट और ऑयल्स जो है तुम्हारे वो रिएक्ट करते हैं किससे, ऑक्सीजन से जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उनको क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी, ऑक्सीजन अपना जुड़ देंगी इसके साथ जाके, ऑक्सीडेशन ही हो, तो ऑक्सीडेशन करके इनको खराब कर देंगे इनकी क्वालिटी। इसीलिए कभी भी तुम्हें जब भी पैक्ड सामान आता है वो नाइट्रोजन फ्लश्ड रहता है, फ्लश्ड FLUSHED वर्ड अच्छा है, आंसर्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। whenever packets of namkeens or any other food materials are made, they are flushed with nitrogen. नाइट्रोजन से क्यों फ्लश करा गया, इजीली अवेलेबल, 70% तो हवा में घूम रही है, ठीक है। प्लस इनर्ट है, इनर्ट नहीं कह सकते मतलब लेस रिएक्टिव है, इनर्ट नहीं, इनर्ट इज डिफरेंट, लेस रिएक्टिव है, इसलिए ना फ्लशिंग कर दी। फ्लशिंग मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन उसमें भर दी ताकि ऑक्सीजन ना रहे, नाइट्रोजन भर दिए तो अंदर जो चिप्स के पैकेट का एटमॉस्फेयर उसमें क्या है, चिप्स और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को रिएक्ट ही नहीं करना, ठीक है, उसको बात करने में इंटरेस्ट नहीं, वो सिग्मा टाइप का है कुछ, तो वो बात नहीं करेगा, उससे कोई रिएक्शन नहीं करेगा, काम ही खत्म हो गया। हम लोग का जो चिप्स ऑफ नमकीन से की शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ गई, ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं दुकानों में, स्टोर्स में 3-3 महीने 6-6 महीने रह सकते हैं, बट एक बार जैसे ही वो खुल जाएंगे तो नाइट्रोजन तो निकल जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, इसलिए उनको या फिर तो पैक करके अच्छे से रखो, ठीक है, एकदम सील टाइट करके कि ऑक्सीजन से रिएक्शन हो ना, सील टाइट करो मतलब एयर एकदम निकाल के रखो, ठीक है। ये टिप भी है कि कभी आपका नमकीन से उसका पैकेट रहे, एयर निकाल के सील टाइट करके रखिए वरना खराब हो जाएगा। इसीलिए ये एंटीबायोटिक का टॉपिक आया, इसको प्रिवेंट करने के लिए वी आर यूजिंग नाइट्रोजन फ्लशिंग इन द फूड पैकिंग मटेरियल। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन होगा। यूजुअली चैप्टर छोटा था इसलिए एक वीडियो में खत्म हो गया। फिजिक्स के टॉपिक्स 2 से 3 वीडियो रख सकते हैं, और केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स में कुछ जो आगे आने वाले हैं उसमें भी 2 से 3 वीडियो। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में रेफर कर सकते हैं, मैथ्स के लिए भी आप इस चैनल को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।